जी, जान है तो जहान में आज हम बात करेंगे दोबारा से एपिलेप्सी पे। एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जिसे मिर्गी कहा जाता है और वो एक डेंजरस बीमारी भी है एक तरह से, लेकिन उसको हम चेक एंड बैलेंस नहीं करते। हम काफ़ी हफ्तों से जो है एपिलेप्सी पे बात करें, इस पे बहुत एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि एपिलेप्सी को सीरियस लिया जाए। अगर आपके घर में बच्चे को झटके पड़ते हैं, मिर्गी एक दिमागी बीमारी है। एक के अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी में 1% अफराद से बीमारी का शिकार हैं। इस बीमारी को लेकर सोसाइटी में बहुत से मिथ्स हैं जिसका तोड़ना ज़रूरी है। डॉक्टर्स के मुताबिक मिर्गी मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है। सही वक्त पर बीमारी की डायग्नोसिस और सही मेडिसिन की मदद से बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। जेनिक्स फार्मा की तरफ से ये आपके लिए हम सेगमेंट लेके आए हैं। जैसे ये मिथ्स भी हैं कि अगर किसी को एपिलेप्सी होती है, मिर्गी के झटके पड़ते हैं तो कहा जाता है जी बच्चे पे जादू हो गया, जिन चढ़ गया। ये सब मिथ्स को हमें तोड़ना है। इसका इलाज है, डॉक्टर्स के मुताबिक जो है ये इलाज हो सकता है। एक चल के हम जेनिक्स फार्मा की तरफ से ये सेगमेंट है, उनकी एक वीडियो देखते हैं और फिर वापस आते हैं। जी, आपने ये ज़बरदस्त वीडियो देखी। ये वीडियोस आप तक पहुंचाने का मतलब ये है कि आप देखें, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है कि आपने यहाँ पे जो चीज़ें दवाई बनती है, कैसे बनती है, सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है एपिलेप्सी पे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि किस तरह काबू पाया जा सकता है, बच्चों के लिए किस तरह उनको ट्रीट किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर खैरुन्निसा मुख्तार मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट एट आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप डॉक्टर साहबा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहबा, क्योंकि हम काफ़ी अर्से से एपिलेप्सी पे बात भी कर रहे हैं और अब तो मुझे खैर मेरे भी मिथ्स जो मैं एक बचपन से सुनती आई थी वो ख़त्म हो चुके हैं और हमारी बहुत सी आवाम है जो ये मिथ्स को समझने की कोशिश है। ये जो हम समझते हैं कि एपिलेप्सी में जूता सुंघा दिया या मौजा सुंघा दिया या इस तरह की चीज़ें हैं, इसको एक दफ़ा फिर से प्लीज़ आप एक्सप्लेन कर दें कि ये मिथ्स को गलत हैं बिल्कुल। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो एपिलेप्सी होती है, जो मिर्गी की बीमारी होती है, तो वो काबिल इलाज होती है बिल्कुल, और इसका बाकायदगी से ट्रीटमेंट कराना लाजमी है। कॉमनली जो हमारे मिथ्स है हमारी सोसाइटी में कि ये एक नफ्सियाती मसला है, ये कोई जिन्न भूतों का साया है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ट्रीटमेंट की जब बात आती है तो बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं कि उस बच्चे को या बड़े को जूता सिंघाया जाए जब झटका पड़े, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए और ये जस्ट एक मिथ है। इसका कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन जस्टिफिकेशन नहीं है कि उससे कोई उसको फ़ायदा होगा। चलें, ये तो क्लियर हो गया। डॉक्टर साहबा, मुझे ये बताइए कि जब आपको एपिलेप्सी के सिम्टम्स क्या हैं, पहले तो वो हम बात कर लेते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं उसके। जी, एपिलेप्सी में अगर जब बच्चों की बात की जाए तो उसके सिम्टम्स थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। अमूमन तौर पे जो एपिलेप्सी होती है बच्चों के झटके, तो ज़्यादातर जो झटके होते हैं वो जनरलाइज सीजर होते हैं जिसमें पूरा जिस्म जर्किंग होती है, जॉल्ट होते हैं बिल्कुल। और कुछ झटके ऐसे होते हैं कि फोकल सीजर्स इसको हम कहते हैं कि जिस्म का एक हिस्सा सिर्फ जर्की मूवमेंट्स होती हैं। समटाइम्स जो बच्चों में कुछ झटके ऐसे होते हैं कि सिर्फ उनकी आंखें अप्रोलिंग हो जाती हैं, आंखें ऊपर को चढ़ जाती हैं, तो वो भी एक किस्म के झटके होते हैं। समटाइम्स ऐसे झटके होते हैं कि वो जस्ट स्टेयरिंग करते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए स्टेयरिंग करते हैं, तो वो भी एक किस्म के झटके कहलाए जाते हैं। लाइक फ्रीज हो जाते हैं, या फ्रीज हो जाते हैं या सुन हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, विद इन फ्यू सेकंड्स, और मल्टीपल टाइम्स इन अ डे होते हैं। तो ये, और कभी कभी ऐसे होते हैं कि सिर्फ जस्ट बॉडी स्टिफ हो जाती है विदाउट एनी रीज़न। तो ये वाले ऐसे झटके होते हैं जो बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं और इनके लिए एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है इनको डायग्नोस करना, क्योंकि ये ऐसे झटके होते हैं कि अमूमन तौर पे मिस हो जाते हैं, लोगों को नहीं पता चलता कि ये झटके भी हैं या कुछ और चीज़। ठीक है, इस पे हम मज़ीद बात करेंगे। मिर्गी पे हम बात करें, अगर आप कुछ भी कंसर्न क्वेश्चंस हैं आप करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे हैं मिर्गी पे, जो कि एक लाइलाज बीमारी है और इसको बिल्कुल ऐसे नहीं समझा जा सकता कि उसका इलाज नहीं किया जाता। डॉक्टर खैरुन्निसा ने हमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बच्चों के जो झटकों का ड्यूरेशन होता है वो कितनी देर का होता है? अच्छा, ये वेरी करता है। जो बच्चों में झटके होते हैं वो कुछ सेकंड्स
से लेके कुछ मिनट से समटाइम्स कुछ घंटों तक भी जा सकते हैं। तो हर झटके का ड्यूरेशन जो है अपना अपना होता है। कुछ झटके जो है विद इन फ्यू सेकंड्स ख़त्म हो जाते हैं, और कुछ झटके अगर उनको बवक्त उस वक्त इलाज ना किया जाए तो वो 1-1 घंटे से ऊपर तक भी जा सकते हैं। और इसी तरह अगर हम बच्चों के साथ बड़ों की बात करें, बड़ों का ड्यूरेशन कितना है? तो बड़ों का भी इसी तरह होता है, बिल्कुल, इनमें कोई डिफरेंस नहीं। डॉक्टर साहब, दवाई लेने के बावजूद भी अगर हमें फिट्स पड़ रहे हैं जो मिर्गी से गुजरे हैं, तो फिर? जी, ये बहुत अमूमन कंप्लेन होती है। जो बच्चे जिनको एपिलेप्सी होती है उनके पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा दवाई ले रहा है, उसके बावजूद भी बच्चे के झटके कंट्रोल नहीं हो रहे। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हमें उसमें डिग आउट करने की ज़रूरत होती है कि क्या ये जिस किस्म की एपिलेप्सी है और जो दवाई दे रहा है, ले रहे हैं उसके लिए, क्या उसके लिए वो मुअस्सर है उस एपिलेप्सी की किस्म के लिए। ठीक है। उसके बाद फिर अगर वो दवाई बिल्कुल ठीक ले रहा है अकॉर्डिंग टू उसकी एपिलेप्सी के एग्ज़ाम के हिसाब से, तो फिर देखा जाता है कि जो दवाई की मिकदार या डोज़ बताई गई है तो वो डोज़ जो है वो सही ले पा रहा है या नहीं पा रहा है। समटाइम्स ये होता है कि वालिदैन जो है ना वो डोज़ कम ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी बच्चे को अगर डोज़ कम होगी फिर भी झटके होंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि एपिलेप्सी की ज़्यादातर जो दवाइयाँ होती हैं हम 2 दफ़ा दिन में देते हैं, जैसे 24 घंटे में 2 दफ़ा देते हैं 12 घंटे के वक्फे से। तो अगर वो उसमें ड्यूरेशन में आपका कोई चेंज आ गया, 12 घंटे से ऊपर हो गए, ठीक है, और दवाई का जो डोज दौरानिया था वो ज़्यादा या कम हो गया, उसकी वजह से झटके आ सकते हैं। या फिर समटाइम्स ये होता है कि बच्चे को कोई खुदा न ख्वास्ता साथ में बुखार हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से भी जो है वो झटके हो सकते हैं। क्योंकि ये सुनने में भी आता है, मैं चाहूँगी कि आप क्लियर भी कर दें कि ये जानलेवा बीमारी तो नहीं है। जी बिल्कुल, एपिलेप्सी कोई जानलेवा बीमारी नहीं है और बिल्कुल काबिल इलाज है। इसका इलाज मौजूद है। आजकल तो हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जिससे हम अक्सर इसका टेस्ट कौन सा होता है जो हमें टेस्ट करके चेक करना होता है कि हम मिर्गी से गुजर रहे हैं? जी, एपिलेप्सी बेसिकली जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, ठीक है, ज़्यादातर हम लोग उसकी पेशेंट की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करके, चेकअप करके, मुआयना करके उसको हम तशखीस करते हैं। हाँ, समटाइम्स जो है वो हमें कुछ लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें हम बच्चों में अगर देखा जाए तो बहुत कुछ रूटीन टेस्ट करवाते हैं, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम या नमकियात का टेस्ट होता है। उसके बाद उसके स्पेसिफिकली एक EEG का टेस्ट, जिसको आम ज़बान में हम लोग दिमाग की पट्टी का टेस्ट करते हैं, तो वो हम कराते हैं। और कभी कभी हम जो है वो दिमाग का MRI भी करवाते हैं, वो देखने के लिए वजह क्या है। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा मुमकिन है कि कभी कभी टेस्ट में ना आ रहा हो लेकिन हमें सिम्टम्स वही हो रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वालिदैन जो है वो कहते हैं कि आपने जो टेस्ट करवाए हैं, EEG के टेस्ट या MRI का टेस्ट, उसमें तो नहीं आया, फिर आप क्यों कह रही हैं कि इसको एपिलेप्सी और आप इसको दवाई क्यों दे रही हैं? तो ये बहुत कॉमनली हमारे पास और उसमें फिर आप सारे डॉक्टर फंस जाते हैं कि भाई वो पेशेंट तो कह रहे हैं आप तो मेरे बच्चे को मिर्गी का वो पेशेंट जी आप लेबल लगा रही हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि एपिलेप्सी इज़ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। किसी भी बच्चे को या बड़े को 2 या 2 से ज़्यादा झटके 24 घंटे के वक्फे से हों, ठीक है, विदाउट एनी रीज़न, तो उसको हम एपिलेप्सी का लेबल कर सकते हैं। प्रेग्नेंट ख़वातीन जो हैं डॉक्टर साहिबा, क्या वो, एक तो ये कभी भी हो सकती है, जेनेटिकली भी है, लेकिन कभी भी अगर हो जाए, किसी को मिर्गी का अटैक आ जाए, ख़ातून अगर प्रेग्नेंट है तो वो दवाई ले सकती है? जी हाँ बिल्कुल, अगर कोई एपिलेप्सी की पेशेंट प्रेग्नेंट है तो दवाई बिल्कुल ले सकती है। हाँ, उसमें उसको कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए अपने न्यूरोलॉजिस्ट से कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जो बच्चे को अफेक्ट कर सकती हैं, या तो उन चीज़ों, हाँ, उनको अफेक्ट कर सकती हैं, या उनकी जो ग्रोथ या उनकी अंदरूनी जो बनावट है बच्चे की उस पर अफेक्ट कर सकती हैं। तो उसके लिए उसको बिल्कुल अपने न्यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करना चाहिए, जैसे उसको पता चले कि प्रेगनेंसी है, तो ताकि वो दवाई उस हिसाब से चेंज करें। कुछ दवाइयाँ ममनू होती हैं एपिलेप्सी के, और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो सेफ़ होती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो वो जो सेफ़ मेडिकेशन है वो आराम से वो ले सकती हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ठीक है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, क्या ये उम्र आपको लेनी पड़ती है, लाइक आपको इन्फिनिट सारी ज़िंदगी लेनी है दवाई? अच्छा, डिपेंड करता है कि एपिलेप्सी की वजह क्या है। अगर ज़्यादातर जो हम देखते हैं एपिलेप्सी जिसकी कोई वजूहात नहीं होती, जिसको हम कहते हैं कि इडियोपैथिक एपिलेप्सी है, तो उस सूरत में तो हम लोग 2 साल इलाज करते हैं दवाइयों से, और उन 2 साल के
में अगर बच्चे को कोई झटका नहीं आता तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी दवाइयाँ बंद कर देते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस उसकी वजूहात क्या हैं और उस हिसाब से जो है वो इलाज करते हैं। हाँ, कुछ वजूहात ऐसी होती हैं कि मिसाल के तौर पे कोई दिमाग में उसका कोई एरिया जो है वो ऑलरेडी डैमेज है या दिमाग की बनावट में कोई डिफेक्ट है, तो उसमें वहाँ से जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होते हैं जिसकी वजह से झटके होते हैं, या कुछ ऐसी एपिलेप्सी होती हैं जो जेनेटिक होती है, मोरूसी होती है, तो उस तरह की एपिलेप्सी में फिर ज़्यादातर देखा गया कि लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, हमने अक्सर जब भी एपिलेप्सी पे शो किया है ये बात ज़रूर की है कि हमें ये करना चाहिए, हमारे जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं उनको कैसे उस पेशेंट को ट्रीट करना है या उसको संभालना है, उस बच्चे को कैसे ट्रीट करना है। आज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी नहीं है और आप अकेले हैं, और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो हमें सुन रहे होंगे शायद इस चीज़ से गुजर रहे हैं, आपको ख़ुद कैसे मैनेज करना है इसको? जी बिल्कुल, ये हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी कि अगर मैं किसी भी एक कमरे में बैठी हूँ एंड इफ आई गेट एन अटैक, तो मैं खुद से मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो जब एपिलेप्सी का झटका होता है तो उस वक्त आपकी जो है वो कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है ज़्यादातर, तो उस वक्त आप पेशेंट हिमसेल्फ या हर सेल्फ कुछ कर नहीं सकता। हाँ, ये है कि वो अगर अकेला है तो फिर खुद मैनेज नहीं कर सकता, बिकॉज उसका कंट्रोल जो है, उसकी फिर वजह ये कि पूछने की ये है कि अपनी दवाई को मिस ना करें। तो बस जो परहेज कर सकता है वो दवाई उसको बाकायदगी से इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि वो नौबत आई नहीं कि इसको झटका हो। क्या डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि जब आप लोग खुद एनालिसिस करते हैं, चेकअप्स करते हैं, अगर किसी में कम होता जा रहा है ये, तो क्या दवाई भी ट्रेपर डाउन कर देते हैं? जी जी बिल्कुल। अगर किसी बच्चे में 2 साल हमने ट्रीटमेंट कर दिया है, उसकी जो है वो उसी कंट्रोल है, प्रॉपर दवाई ले रहा है, 2 साल के दौरान कोई भी झटका उसको नहीं आया, तो फिर हम एक ईजी का टेस्ट जो हमने पहले कराया था शुरू में जब तशखीस के लिए, तो हम एक दोबारा करवा लेते हैं एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट टू मेक श्योर कि अंदरूनी झटके ना हो। अगर वो भी ठीक है तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता दवाइयाँ बंद कर देते हैं। क्या डेफिशिएंसीज हो सकती हैं जिससे ये चीज़ पीक पे जाती है, आती है? क्या हो सकता है कि मतलब अगर मुझे अचानक हो गया है तो कोई यहाँ जेनेटिक है या मुझे कोई ऐसी अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे एकदम से अटैक हो रहे हैं? डेफिशिएंसीज तो इसमें खास तौर पे कोई नहीं होती है, ऐसी कोई डेफिशिएंसी नहीं है, किसी को भी किसी भी टाइम पे हो सकती है, इसकी कोई सीजर्स कभी भी आ सकती है आपको। डॉक्टर साहब, ये मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था, मैं चाहूँगी एक दफ़ा फिर से आप एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा कि अगर किसी बच्चे की कोई चोट लगी थी बचपन में या ऐसा कुछ हुआ था, क्या उसको बाद में सीजर्स हो सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। अगर कोई बच्चे को बचपन में कोई चोट लगी है या कोई बच्चा जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर द बर्थ उसको ऑक्सीजन की कमी का जो है सामना करना पड़ा है और उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिमाग मुतासर हुआ है, या खुदा न ख्वास्ता किसी बच्चे को कोई अंदरूनी चोट ब्रेन में आई है, तो उसकी वजह से आगे जाके बहुत इम्कानात बढ़ जाते हैं कि उसको एपिलेप्सी के झटके हों। सर, एपिलेप्सी के फिट्स और फीवर फिट्स में क्या फ़र्क है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया। अमूमन तौर पे जो बच्चों में झटके होते हैं ज़्यादातर देखा गया है फेब्राइल सीजर्स होते हैं, जिसको हम बुखार वाले झटके कहते हैं। तो जो बुखार वाले झटके होते हैं वो अमूमन तौर पे 6 महीने की उम्र से लेके 6 साल तक की उम्र के बच्चे को होते हैं, और ज़्यादातर वो झटके उस वक्त होते हैं कि जब बच्चे को बुखार बहुत ज़्यादा पीक कर रहा हो, बहुत हाई ग्रेड फीवर हो रहा हो, तो उस वक्त झटके होते हैं। मगर अच्छी चीज़ ये होती है कि जो बुखार वाले झटके हैं, जैसे झटका ख़त्म हो जाते हैं तो वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, एक्टिव अलर्ट हो जाता है, और दूसरा उसमें कोई एपिलेप्सी की दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं होती है। और बस जब आपने उस वक्त फर्स्ट एड कर लिया और उसके बाद जो है कोई लॉन्ग टर्म मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, हम पेरेंट्स को ये गाइड कर देते हैं, उनको काउंसिल कर लेते हैं कि खुदा न ख्वास्ता आइंदा जब भी इसको बुखार आए तो आपने एहतियात बरतनी है कि बुखार जो है बहुत ज़्यादा ओवरशूट ना करे, उसको टाइम से बुखार की दवाई जो है वो रेगुलरली देनी है ताकि वो झटके पड़ने के जो इम्कानात होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर तो दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा फिर क्या किया जाता है? अच्छा, अमूमन तौर पे तो सबसे पहली जो फर्स्ट लाइन मेडिकेशन हम लोग कहते हैं वो दवाइयाँ ही हैं। ठीक है, तो हम अगर समटाइम्स ये होता है कि किसी के एपिलेप्सी के जो है वो कंट्रोल नहीं होती एक दवाई से, तो हम ट्राई करते हैं, फिर दूसरी दवाई देते हैं, फिर समटाइम्स 3rd या 4th दवाई भी देनी पड़ती है। और अगर हमें किसी एक टाइम पे हमें लगता है कि कोई दवाई काम नहीं कर रही है,
कोई असर नहीं हो रहा है इन दवाइयों से, फिर कुछ अल्टरनेटिव थेरेपीज़ भी होती हैं जिसमें एक अमूमन तौर पे कीटोजेनिक डाइट आजकल बहुत ज़्यादा फैशन है, कि कोई डाइट ऐसी ले रहे हैं जी, बहुत ज़्यादा वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड इन है उस पर, तो वो एक डाइट ये भी बता दें डॉक्टर साहब कि ये कीटो शीटो बहुत गलत डाइट से समटाइम्स लोग करते हैं डाइट और उसके हिसाब से, मगर मैं अगर बात करूं तो हम लोग जो यूज़ करते हैं वो एपिलेप्सी में यूज़ करते हैं कीटोजेनिक डाइट, तो एक अल्टरनेटिव थेरेपी है। उसके अलावा फिर समटाइम्स जो है कुछ वेगल नर्व स्टिमुलेशन होती हैं, कुछ एपिलेप्सी सर्जरीज होती हैं, वो खास किस्म के भी हैं एपिलेप्सी की, कोई ऐसी खास एक्सरसाइज नहीं होती है एपिलेप्सी के, तो ये अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं। किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है मिर्गी के पेशेंट? जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। स्पेशली मैं कहूँगी कि जो वालिदैन के लिए जो जिनके बच्चों को झटके होते हैं, तो उनको ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए कि ऐसी नौबत ही ना आए। सबसे पहले तो ये करना है कि दवाई टाइम पे लेनी, दवाई का डोज मिस नहीं करना है। उसके बाद जो मैं अपने ज़्यादा पेशेंट्स को ज़्यादातर जो काउंसलिंग कर रही होती हूँ को वो ये होता है कि बच्चे की प्लीज़ नींद पूरी करें। आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत लेट नाइट्स होते हैं, कुछ फैमिलीज़ में ट्रेंड ऐसा होता है कि वो फैमिली लेट नाइट बैठे में बातें कर रहे हैं, बिल्कुल ओवरनाइट, और आजकल रमज़ान में तो पूरे रात तक सहरी तक जागते रहते हैं अपनी पूरी। तो स्लीप हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को कम से कम 8 से 10 घंटे रात को सुलाएं। एक और चीज़ ये है कि आप बच्चों का आजकल देखा होगा कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। सब इस पर मज़ीद हम बात करेंगे, हम एक छोटे से ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। यहाँ पे डॉक्टर खैरुन्निसा हमारे साथ मौजूद है। हम एपिलेप्सी पे बात करें, मिर्गी जो कि एक काबिल इलाज बीमारी है और इसमें बहुत अच्छा डॉक्टर साहबा ने हमें एक्सप्लेन भी किया है। डॉक्टर साहबा, स्क्रीन टाइम पे आप बात करी थी कि स्क्रीन टाइम अफेक्ट करता है किस तरह? जी हाँ, बिल्कुल। स्क्रीन टाइम जो बच्चे जो है ज़्यादा स्क्रीन टाइम देखते हैं, स्पेशली लेट नाइट बड़े भी हों, तो इस वन ऑफ द ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर एपिलेप्सी, बिकॉज आपकी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं ये पेनिट्रेट करती हैं ब्रेन को और आपकी जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको मुतासर करती हैं। तो जिन बच्चों में या बड़ों में बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम होता है और वो एपिलेप्टिक होते हैं उसको, और कुछ ख़ास एपिलेप्सीज ऐसी होती हैं तो वो स्क्रीन टाइम से या जो रैपिडली फ्लैशिंग लाइट्स होती हैं उसमें जो वीडियो गेम्स लाइट है, बिल्कुल, तो उससे जो है वो झटके का जो होने के इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, परहेज़ जो है वो क्या है? जी, एपिलेप्सी में कोई डाइटरी तो अमूमन कोई परहेज़ नहीं होती है। बस ये है कि सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि दवाई टाइम पे लें, मिस डोज ना करें, नींद प्रॉपर लें या नींद प्रॉपर लें, स्क्रीन टाइम अपना लिमिट करें स्पेशली बच्चों में। और उसके अलावा स्विमिंग नहीं कर सकता वो बच्चा या बड़ा जिसको एपिलेप्सी हो कि वो स्विमिंग नहीं कर सकता, बिकॉज उसमें ये होता है कि जैसे अगर वो स्विमिंग कर रहा है, अगर हमें नहीं पता उस दौरान अगर इसको एपिलेप्सी का झटका आ गया तो चांसेस होते हैं कि डूबने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसमें डेथ भी हो सकती है। रिफ्रेन स्विमिंग जी बिल्कुल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि ड्राइविंग, जो एपिलेप्सी वाला पेशेंट है वो ड्राइविंग नहीं कर सकता जब तक उसकी एपिलेप्सी कंट्रोल में नहीं है या दवाइयाँ ऑफ नहीं हो गई हैं, कभी भी सीजर हो जी बिल्कुल। तो अक्सर हमारे यहाँ ये देखा गया है तो 15-16 साल के बच्चे जो है वो मोटर बाइक या गाड़ी चला रहे होते हैं और अगर खुदा ना ख्वास्ता उस ड्राइविंग के दौरान कोई झटका आ जाए तो फिर ये है कि एक तो अपनी जान भी जो है वो ख़तरे में और दूसरों की जान भी ख़तरे में। तो ये ड्राइविंग, स्विमिंग, ये दोनों चीज़ें मना है एपिलेप्सी पे, उससे परहेज़ करें। डॉक्टर साहब, फर्स्ट एड जी बहुत अच्छा ये सवाल है। मेरे ख्याल से जो हमारे पेशेंट्स होते हैं एपिलेप्सी के, स्पेशली जो बच्चे होते हैं, उनको पेरेंट्स को जब हम फर्स्ट टाइम डायग्नोज करते हैं कि इस आपके बच्चे को एपिलेप्सी है तो एक डिटेल काउंसलिंग सेशन होता है जिसमें हम परहेज़ भी बताते हैं और साथ में ये भी बताते हैं वालिदैन को कि जब बच्चे को झटके आ जाए तो उस वक्त क्या करना है, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं पेरेंट्स, बिल्कुल हो जाते हैं, बिल्कुल उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि क्या करें। और सबसे मैं कहती हूँ ज़्यादातर अपने पेशेंट्स को कि वीडियो क्लिप रिकॉर्ड किया करें कि उससे हमें बहुत ज़्यादा पता चलता है कि किस किस्म का झटका है, किस तरह का झटका है और क्या दवाई उसके लिए देनी चाहिए। तो वो पेरेंट्स का ये कहना होता है कि डॉक्टर साहब उस वक्त तो हम लोग इतने होशो हवास में ही नहीं होते कि हम उस वक्त रिकॉर्ड करें। तो बहरहाल उनको बताना ज़रूरी है कि अगर बच्चे को झटके हों
तो उस वक्त उस बच्चे को हवादार जगह पे ले आएँ, ठीक है डॉक्टर साहब। और इसके अलावा मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी कि साथ में अगर कोई उसको टाइट कोई क्लॉथ्स पहने हुए हैं या गले में कोई ऐसी चीज़ पहनी हुई है तो वो उसको रिमूव कर दें। बच्चे को लेटरल पोजीशन में करवट लिटा दें उसको, और उसके मुंह में ऐसी कोई चीज़ ना डालें। एक किस्म की दवाई आती है जो छोटे बच्चों में हम लोग प्रेफर करते हैं कि रेक्टल डायज़ेपम, तो वो दवाई जब बच्चे को झटके हों तो उसके पखाने की जगह पे रखी जाती है, उससे वो झटका वहीं पे कंट्रोल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। या फिर कुछ स्प्रेज भी होते हैं कि अगर कोई बड़ा बच्चा है उसको वो दवाई नहीं हम रख सकते तो हम स्प्रेज करते हैं नाक में, तो उससे भी वो झटका जो है वो कंट्रोल हो जाता है। और अगर उसके दवाइयाँ आम मिल जाती हैं आराम से? जी बिल्कुल आम मिल जाती हैं, हर स्टोर से। हर स्टोर से तो नहीं मिलती, मगर यह कि कुछ मखसूस बड़े वो स्टोर होते हैं, और हम पेरेंट्स को पहले ही हम बता देते हैं कि अपने प्रिस्क्रिप्शन में वो दवाई फर्स्ट एड वाली ज़रूर लिख लेते हैं। बिल्कुल। तो वो मैं तो पेशेंट से ये कहती हूँ कि अपने घर में भी रखें, अपनी गाड़ी में भी रखें वो दवाई, और अपने बैग में भी रख लें कहीं जा रहे हैं, ताकि हमें कुछ नहीं पता होता कि बच्चे को किसी भी टाइम पे झटका आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एपिलेप्सी हो या ऐसी खैर बीमारियाँ जो होती हैं झटकों वाली, जो आपने कहा फीवर के झटके भी हैं, एपिलेप्सी मिर्गी के बच्चे बुलिंग बहुत फेस करते हैं, उसकी काउंसलिंग कैसे की जाए? क्या किया जाता है उसमें? जी ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि स्पेशली जो बच्चे को झटके होते हैं, और अगर खुदा ना ख्वास्ता उस बच्चे को स्कूल में झटके हुए तो उस बच्चे को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है बुलिंग, उसके जो क्लासमेट्स हैं, स्कूल मेट्स हैं वो करते हैं। तो उसमें मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इसमें काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि उस बच्चे की काउंसलिंग की जाए, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत माशाल्लाह से स्मार्ट हैं, तो वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो बच्चे की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स की भी काउंसलिंग, और साथ में पेरेंट्स और असातिज़ा की भी काउंसलिंग करनी चाहिए। अदरवाइज़ ये होता है कि वो बच्चा जो है डिप्रेशन में चला जाता है, बच्चे को जो है वो सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बच्चा जो है उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत मुतासर होती है। तो ये काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बच्चे के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने